Hello everyone, I am Niharika John Mehra and I am your trainer for the series Learning English through Hindi. हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखें, इस सीरीज़ की मैं आपकी ट्रेनर हूँ. आप मुझे इस लिंक पर सभी लेसन्स के लिए और कोर्सेज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं. आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शंस जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में. एंड बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कंजंक्शंस हमने इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करा है. आज हम पार्ट 1 कवर करने वाले हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, बहुत सारे ऐसे वर्ड हमें मिलेंगे जो कि वही वर्ड प्रिपोजिशन में भी है और वही वर्ड कंजंक्शंस में भी है. लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, कंजंक्शंस तब यूज़ होते हैं जब हम किसी 2 वर्ड्स को या फिर किसी 2 सेंटेंसेस को या 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं. जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं कंजंक्शंस. तो जब भी हम ऐसी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिन्हें हमें 2 सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस करना है या फिर हमें 2 बातों को एक ही सेंटेंस में बताना है, तो हम कंजंक्शंस का उपयोग करेंगे. लेकिन अगर आपको किसी नाउन की पोजीशन से रिलेटेड बात करनी है अपने हिंदी के सेंटेंस में, तो प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे. ओके, सो फर्स्ट कंजंक्शन इज एंड. बहुत कॉमनली यूज होता है ये. इसका हिंदी में मतलब होता है और. एग्जाम्पल, I went to the cafe and ordered garlic bread. मैं कैफ़े गई और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी. यहाँ पे मैं चाहूँ तो 2 अलग अलग सेंटेंस भी लिख सकती हूँ. I went to the cafe और दूसरा सेंटेंस I ordered garlic bread. बट मुझे इन दोनों सेंटेंस को अगर एक ही सेंटेंस में बोलना हो तो मैं एंड का उपयोग करके दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ. नेक्स्ट वी हैव और का हिंदी में मतलब होता है या. जब किसी 2 चीज़ों में, 2 वस्तुओं में या फिर 2 सिचुएशंस में या फिर 2 व्यक्तियों में अगर मुझे किसी एक चीज़ का चुनाव करना है तो या का उपयोग होता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसी के लिए हम और का उपयोग करते हैं. और एग्जाम्पल से समझते हैं. आई विल गो टू द मार्केट और मीट माई फ्रेंड दिस इवनिंग. आज शाम मैं बाज़ार जाऊंगी या फिर अपनी दोस्त से मिलूंगी. तो यहाँ 2 कंडीशन है. शाम को मैं बाज़ार जा सकती हूँ, आई विल गो टू द मार्केट, या फिर मैं अपनी दोस्त से मिल सकती हूँ, आई कैन मीट माई फ्रेंड. तो यहाँ 2 स्थितियों में चुनाव करना है और 2 स्थिति में से एक ही जो चीज़ है वो होने वाली है. इसलिए हमने उन दोनों के बीच में और को लगाया है इंग्लिश के सेंटेंसेस में. नाउ नेक्स्ट इज फॉर का मतलब होता है क्योंकि. यहाँ पे अगेन ध्यान दीजिएगा, ये फॉर एज अ कंजंक्शन की बात कर रहे हैं हम. प्रपोजिशन में भी होता है फॉर, उसका मतलब अलग होता है. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज इट. एग्जाम्पल से समझते हैं. निधि वॉज वेरी एंग्री फॉर ही अगेन फॉरगॉट हर बर्थडे. निधि बहुत गुस्से में थी क्योंकि वह फिर से उसका जन्मदिन भूल गया. क्योंकि के लिए हमने फॉर को यहाँ पे लगाया है. नेक्स्ट है हमारा सो का मतलब हिंदी में होता है इसलिए, ताकि, की. कोई रीज़न होता है तब हम सो का उपयोग करते हैं. एग्जाम्पल, मदर स्कोल्ड्स नीतू सो शी कुड बिकम अ गुड पर्सन. माँ नीतू को डांटती है ताकि वह एक अच्छी व्यक्ति बन सके. ताकि के लिए हमने सो लगाया है. और प्रायः ये होता है कि सो के पहले कॉमा आता है. जो पार्ट आप सेंटेंस का सो के पहले बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मदर स्कोल्ड्स नीतू, जो काम हो रहा है, मेन जो चीज़ हो रही है सेंटेंस में ये है कि माँ नीतू को डांट रही है. उसके बाद हमने कॉमा लगाया है, फिर सो को लिखा है ताकि जो रीज़न है क्यों ये काम हो रहा है स्कोल्डिंग का, ताकि वह एक अच्छी व्यक्ति बन सके, उसको हमने सो के बाद में लिखा है. तो इस प्रकार से प्लेसमेंट होता है हमारे सो का. नेक्स्ट वी हैव बट का हिंदी में मतलब होता है परंतु, फिर भी या फिर मगर. इन तीनों में से कोई भी हिंदी का वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आता है, इंग्लिश में वो बट बनेगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. ही गिफ्टेड मी अ नेकलेस बट आई डिडंट लाइक इट. उसने मुझे एक नेकलेस गिफ्ट किया मगर मुझे वो पसंद नहीं आया. देन नेक्स्ट इज टॉम ट्राइड बट फेल्ड. यहाँ पे जो टॉम ट्राइड है वो एक क्लॉज है कि टॉम ने प्रयास किया. फिर कॉमा लगा के हमने बताया कि प्रयास करने के बावजूद भी फिर भी वो फेल हो गया. टॉम ने प्रयास किया फिर भी वह उसमें
फेल हो गया, इसलिए हमने बट का उपयोग फिर भी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे करा है। शी न्यू द ट्रूथ बट डिडंट टेल टू द जज। उसको सच पता था परंतु उसने जज को नहीं बताया। यहाँ पे अगेन एक जो हमारा क्लॉज, एक सेंटेंस है कि उसको सच पता था परंतु उसने जज को नहीं बताया। तो परंतु के बाद वाला भाग जो है बट लगा के हम इस प्रकार से लिख देंगे। देन वी हैव येट। येट का मतलब हिंदी में होता है तो भी या फिर भी आप ले सकते हैं, मगर होता है इसका मतलब। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, येट का उपयोग तब होता है जब दो अचंभित करने वाली बातें एक ही साथ हो रही हैं। मतलब जो भी दो बातें या दो स्थिति हम एक सेंटेंस में बता रहे हैं वो एकदम सरप्राइजिंग है, अचंभित करने वाली है, तो उस केस में हम येट का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। I complained twice yet the customer care didn't solve my issue। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सरप्राइजिंग है कि I complained twice, मैं 2 बार कंप्लेन कर चुकी हूँ या मैंने 2 बार कंप्लेन करी है, yet तो भी कस्टमर केयर डिडंट सॉल्व माई इशू, जो कस्टमर केयर है उन्होंने मेरी दिक्कत को सॉल्व नहीं किया, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। तो ये बहुत सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि कस्टमर केयर का काम है सॉल्व करना, और 2 बार कंप्लेन करने के बाद भी वो चीज़ नहीं हो रही, इसलिए हमने बट का नहीं बल्कि येट का उपयोग यहाँ पे करा है। सो देन वी हैव नाइदर डैश 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 नॉर, इस प्रकार से हमने इसे लिखा है। नाइदर और नॉर साथ में उपयोग होते हैं लेकिन इकट्ठे लिखे नहीं जाते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है ना ये है ना वो, मतलब 2 चीज़ें हैं और दोनों ही को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ों को हम नहीं चाहते हैं। ये वाली चीज़ भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, या फिर ये स्थिति भी अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी नहीं है। इस प्रकार से जब सेंस होता है हिंदी के सेंटेंस में, हम इंग्लिश में नाइदर और नॉर का उपयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं। नाइदर टिया नॉर ध्रुव इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस मिस्टेक। ना ही टिया ना ही ध्रुव इस गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे जो टिया एक व्यक्ति का नाम है, ध्रुव एक व्यक्ति का नाम है, ना टिया ना ध्रुव। इस प्रकार से जब हम दो किसी पर्सन या चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों ही जो हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं है या फिर दोनों ही का चॉइस नहीं हो रहा है, तो हम नाइदर और नॉर का उपयोग करेंगे। हमेशा नाइदर पहले आएगा, उसके बाद में जो व्यक्ति या वस्तु है उसका नाम, देन नॉर आएगा, उसके बाद में व्यक्ति वस्तु या स्थिति है उसको हम मेंशन करेंगे। नाइदर और नॉर साथ में नहीं लिखाएगा और हमेशा नाइदर पहले आएगा और नॉर बाद में आएगा। देन वी हैव एज। एज का मतलब होता है जैसा, चूंकि या फिर उसी प्रकार से। ये जब भी हमारे हिंदी के सेंटेंस में आए हमें एज का उपयोग करना है। एग्जाम्पल, आई एम सेइंग दिस एज योर ट्रेनर। मैं ये तुम्हारे ट्रेनर होने के नाते कह रहा हूँ, या चूंकि मैं तुम्हारी ट्रेनर हूँ मैं ये बात बोल रही हूँ, इसके लिए हमने एज का उपयोग करा है। नेक्स्ट इज, एज ही लिफ्टेड हिज हैंड ही स्ट्रक अगेंस्ट द डोर फ्रेम। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया वो दरवाजे के फ्रेम से टकराया, यानी उसका हाथ उठाते से ही हाथ जो है टकरा रहा है, जैसे के लिए हमने एज का उपयोग किया है यहाँ पे। तो ये थे हमारे कंजंक्शंस पार्ट 1। वर्क हार्ड एवरीवन एंड थिंक बिग। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English through Hindi। हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखें, इस सीरीज़ की मैं आपकी ट्रेनर हूँ और आप सभी कोर्सेज और लेसन्स के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शंस पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी जो कॉमन कंजंक्शंस है उन्हें कवर किया है। लेट्स सी सम मोर कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस। फर्स्ट इज बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि या फिर के कारण। हिंदी में जब हम ये एक्सप्रेशंस या इन शब्दों को यूज करते हैं तो इंग्लिश में बिकॉज लगाते हैं। एग्जाम्पल, एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम। सब कुछ उसके कारण हुआ।
तो जिसके कारण हुआ उसके पहले हमने बिकॉज लगाया, फिर ऑफ लगा के जो भी रीज़न था या कोई व्यक्ति है उसको इसके बारे में हमने लिखा. अनदर एग्जाम्पल, आई रीच्ड लेट बिकॉज देयर वॉज हैवी ट्रैफिक. मैं लेट पहुंची क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ये रीज़न है, तो इस रीज़न के पहले हमने बिकॉज लगाया है. एक पॉइंट यहाँ पे, हैवी ट्रैफिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक. कभी भी ऐसे हमें एक्सप्रेस करना हो कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति थी, उस केस में ज़्यादा के लिए हम हैवी शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं. इट वॉज रियली हैवी रेनफॉल येस्टरडे, इस टाइप से हम हैवी का भी उपयोग कर सकते हैं. देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट कंजक्शन है. इसका मतलब होता है हिंदी में उसके बाद जब. मतलब अगर मैं हिंदी में इस प्रकार से दो सेंटेंस को जोड़ रही हूँ कि एक के बाद एक कुछ हुआ, उसके बाद जब ऐसा हुआ, इस टाइप से जोड़ रही हूँ, तो उसे आफ्टर का उपयोग करके जोड़ेंगे. नाउ आफ्टर एज अ प्रिपोजिशन भी कभी कभी वर्क करता है, हम उसे एज अ प्रिपोजिशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है प्रपोजिशन हमारे नाउन की पोजीशन को बताता है, उसकी स्थिति को बताता है, कहाँ प्लेस्ड है उस चीज़ को बताता है. और कंजंक्शंस तब यूज़ होते हैं जब हमें दो तीन बातों को या दो तीन वर्ड्स को जोड़ना होता है, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन. तो उस प्रकार से आफ्टर का रोल बदलता रहेगा एज अ प्रिपोजिशन और एज अ कंजंक्शन. एग्जाम्पल से समझते हैं. After I left, I got call from my boss to work overtime today. मेरे जाने के बाद या मेरे चले जाने के बाद मुझे कॉल आया मेरे बॉस का कि आज मुझे ओवरटाइम करना था. नाउ यहाँ पे एक दो तीन चीज़ों को ही एक सेंटेंस में बताया जा रहा है. आई लेफ्ट मेरे जाने को, कॉल के आने को, बॉस का ये कहना कि ओवरटाइम करना है. तो हमने इनको एक ही सेंटेंस में बोल दिया है क्योंकि कॉल जो था वो बाद में आया. तो आफ्टर आई लेफ्ट इस प्रकार से शुरुआत हुई, फिर कॉमा लगा के पहले काम के बाद में जो भी काम हुआ उसे हमने लिखा है. आई गॉट कॉल फ्रॉम माई बॉस टू वर्क ओवर टाइम टूडे. नेक्स्ट हमारे पास है वेदर. ये WHETHER वाला वेदर है, ये मौसम वाला वेदर नहीं है. उसकी स्पेलिंग में ए होता है, WHEA, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है. बी वेरी केयरफुल विद द स्पेलिंग ऑफ वेदर. वेदर का उपयोग हिंदी में या शब्द के लिए होता है जब भी दो वस्तुओं या परिस्थिति या ऑप्शंस में हमें एक का चुनाव करना होता है. एग्जाम्पल, आई विल गो टू द पार्टी वेदर यू अलाउ मी और नॉट. मैं पार्टी में जाऊंगी, तुम मुझे अनुमति दो या नहीं. मतलब यहाँ पे वेदर का उपयोग या के लिए हुआ है कि या तुम दो या नहीं दो, मैं जाऊंगी. दो सेंटेंसेस हैं कि जाना या नहीं जाना. यहाँ पे पार्टी में मेरा जाना पक्का है, अनुमति देना पक्का कच्चा कुछ भी हो. इन दोनों चीज़ों को मिलाने के लिए हमने वेदर का यहाँ पे उपयोग करा है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है दो. दो का मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि. एग्जाम्पल से समझते हैं. दो आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आई डिड इट टुडे. हालांकि मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं है पर मैंने आज किया. इस प्रकार से हम दो चीज़ों को बता रहे हैं. एक तो जो नहीं पसंद है उस चीज़ को, और दूसरा चीज़ कि वही जो चीज़ नापसंद है उसे करना. हालांकि का उपयोग अगर हम करते हैं हिंदी में कि हालांकि मुझे पसंद नहीं है बर्तन धोना, मैंने आज बर्तन धोए. इन दो सेंटेंसेस को एक साथ हम इस प्रकार से बोलेंगे दो की सहायता से. नेक्स्ट हमारे पास है एज सून एज, मतलब यथाशीघ्र, जल्द से जल्द. ये एक्सप्रेशन जब हिंदी में आता है तो हम एज सून एज कंजंक्शन का उपयोग करते हैं. एज सून एज हमेशा साथ में यूज़ होगा जब भी एज अ कंजंक्शन हम इसे यूज़ कर रहे हैं. इनके बीच में कोई और वर्ड को हम नहीं डालेंगे. एग्जाम्पल, मैसेज मी एज सून एज योर इंटरव्यू इज़ ओवर. मुझे मैसेज करना जैसे ही तुम्हारा इंटरव्यू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. या शीघ्र मुझे मैसेज करना जैसे ही तुम्हारा इंटरव्यू ख़त्म होता है. तो हम यथाशीघ्र वाली कंडीशन, जैसे ही ये काम होता है, इस टाइप वाली कोई कंडीशन हो, तब हम एज सून एज कंजंक्शन का उपयोग करते हैं. फिर हमारे पास है इफ़. इफ़ का हिंदी में जो अर्थ होता है अगर और यदि.
ये अगर यदि इस टाइप से कोई वर्ड हमारे हिंदी के सेंटेंस में आ रहा है तो हम इंग्लिश में इफ़ का उपयोग करेंगे. एग्जाम्पल, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू जॉइन माई कंपनी. मैं बहुत खुश होंगी अगर, इफ़ के लिए अगर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करते हो या करती हो. इस प्रकार से इफ़ का उपयोग होगा. देन वी हैव अनलेस. अनलेस का मतलब होता है जब तक, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अनटिल भी है, उसका भी मतलब जब तक ही होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है. अनलेस का उपयोग हम जब तक के लिए करेंगे हिंदी के सेंटेंस में, जब कोई शर्त या कोई स्थिति का बोध हो, पर्टिकुलर कंडीशन रखी जा रही हो कि ऐसा करना है और उसके रिलेशन में कोई कंडीशन या कोई शर्त की बात हो रही हो. एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे. आई वोंट कम अगेन अनलेस ही सेज सॉरी टू मी. मैं वापस नहीं आऊँगी जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगता या जब तक वो मुझसे सॉरी नहीं बोलता. तो यहाँ एक कंडीशन क्या है, जब तक वो अनलेस लगा दिया, जब तक के लिए वो सॉरी नहीं बोलता. तो ये एक स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है जहाँ पे मेरा आना दोबारा नहीं होगा जब तक मुझे वो व्यक्ति सॉरी नहीं बोल देता, मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेता. यहाँ पे लेकिन जब अनटिल की बात आती है, अनटिल का मतलब भी जब तक होता है, लेकिन यूजुअली ये समय के बोध को बताता है. कोई भी टाइम रिलेटेड सेंटेंस हो तो हम अनटिल का उपयोग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही डिडंट स्लीप अंटिल इट वॉज 3 AM. जब तक रात्रि के 3 नहीं बजे वो सोया नहीं. इस चीज़ को बताने के लिए हमने अनटिल का उपयोग करा है, और वो समय जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं उसके पहले अनटिल का उपयोग होगा. इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, अनटिल इट वॉज 3 AM, कॉमा, ही डिडंट स्लीप. जब तक 3 नहीं बजे वो सोया नहीं. तो अनलेस और अनटिल में ये छोटा सा डिफरेंस है, दोनों ही जब तक के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अनलेस में आपको कंडीशन मिलेगी, एक शर्त मिलेगी, ठीक है, और या तो कोई स्थिति का बोध होगा कि ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, जब तक ऐसा नहीं होता मैं ये करूँगा या मैं ये नहीं करूँगी. और अनटिल के केस में आपको हमेशा एक टाइम से रिलेटेड वर्ड मिलेगा अपने हिंदी के सेंटेंस में, जैसा कि यहाँ पे था अनटिल इट वॉज 3 AM. तो ये थे हमारे कुछ और कंजंक्शंस. ऑलवेज रिमेंबर, वर्क हार्ड एंड थिंक बिग. थैंक यू. प्लीज डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड.